नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 2, कक्षा 7, पाठ 4, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो आइए शुरू करते हैं पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो हास्य बाल कवि सम्मेलनम यानी कि बच्चों का कवि सम्मेलन है और कैसा है, फनी है। तो शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध यानी कि अनेक प्रकार के, वेशभूषा यानी कि पहनावा, धारिणः धारण किए हुए, चत्वारः बाल कवयः चार बाल कवि यानी कि बच्चे जो कवि बने हुए हैं, मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर यानी कि स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः यानी बैठे हुए, सन्ति यानी हैं, अधः यानी नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, बेचैन हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति कोलाहलम यानी शोर, और शोर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। संचालकः, संचालक कहता है, जो स्टेज का संचालक होता है, स्टेज संचालन करता है, वो कह रहा है, अलम कोलाहलेन यानी कि अलम का मतलब होता है बस करो, बंद करो, कोलाहलेन यानी शोर, यानी कि शोर करना बंद कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, हर्ष यानी खुशी का समय है, यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः यानी कि काव्य का नाश करने वाले, या कहें काव्य को मार देने वाले, काल यापकाश्च और टाइम पास करने वाले, काल मतलब होता है समय, यापक यानी कि बिताने वाला, तो समय को बिताने वाले यानी टाइम पास करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि हैं और कैसे हैं, धुरंधराः धुरंधर हास्य कवि हैं, समागताः सन्ति आए हुए हैं, एही आओ, करतल ध्वनिना यानी कि तालियों की आवाज से, वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः हम सभी इन सब का स्वागत करते हैं। अब गजधर आता है, उनमें से एक कवि है गजधर, जिसका नाम गजधर है, वो कहता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो यानी कि सभी, अरसिकेभ्यो यानी कि जो रसीले नहीं हैं, जो व्यक्ति कैसे नहीं है, रसिक नहीं है। रसिक रसिक कौन होता है, जो बहुत मजाक किया होता है या हंसता बोलता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि मजाक कम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नमो नमः मेरा नमस्कार, यानी कि ना हंसने वालों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद, प्रथमम यानी कि पहले, तावद यानी कि तब तक पहले, अहम यानी मैं, आधुनिक वैद्यम उद्देश्य, आधुनिक वैद्य का के उद्देश्य से, आधुनिक क्या होता है यानी कि मॉडर्न, वैद्य यानी कि डॉक्टर, उद्देश्य इसका उद्देश्य करके यानी कि इसके ऊपर, स्वकीयम काव्यम श्रावयामी अपना एक काव्य सुनाता हूँ, यानी कि अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या कविता सुनाता है, देखिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च, कहता है, हे वैद्यराज यानी कि हे डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार, यमराज सहोदरः, और कैसे क्या कहा, यमराज के सहोदर का मतलब होता है भाई, कि तुम यमराज के भाई हो, तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो हरति यानी कि हरण करता है, प्राणान प्राणों को, यानी कि यम जो होता है वो तो सिर्फ हमारी जान लेता है, सिर्फ हमारे प्राण हरता है। वैद्य लेकिन वैद्य यानी कि डॉक्टर क्या करता है, प्राणान धनानि च, प्राणों को भी ले जाता है और धन को भी ले जाता है, यानी कि जान भी जाती है और पैसे भी लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। आगे चलते हैं। कालांतकः,
अब कालांतक है, वो कह रहा है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, सर्वत्र यानी सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, लेकिन नहीं हैं वे मेरे जैसे, मादृशा यानी कि मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। डॉक्टर तो बहुत हैं लेकिन मेरे जितने कुशल नहीं हैं। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने में वो मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि यानी कि मेरा भी काव्य, मेरी भी कविता, यह शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः यानी कि आप सब, यानी आप सब मेरी भी एक कविता सुन लीजिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कहते हैं, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलता हुआ, प्रज्वलिताम यानी कि प्रज्वलित होते हुए, जलते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, जो वैद्य था, कोई डॉक्टर था, विस्मय मागता, बड़े आश्चर्य में पड़ गया। ना अहम गतो, कि ना तो वहां मैं गया, जो ये व्यक्ति मरा है उसको देखने के लिए ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, और ना ही मेरा भाई गया। उसका भाई कौन होता है? डॉक्टर का भाई कौन है? यमराज। कि ना तो वहां मैं गया और ना मेरा भाई यमराज गया। कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य इदम यानी कि ये किसके, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, यानी कि ये इंसान कैसे मारा गया। सर्वे पुनः संति, सभी फिर जोर जोर से हंसते हैं। आगे देखते हैं। तुंदिलह, तुंदिलह का मतलब होता है कि मोटी तोंद वाला, मोटे पेट वाला व्यक्ति। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी कि मोटे पेट के ऊपर हाथ, हस्तम यानी हाथ, आवर्तयन घुमाता है। और तुंदिलो अहम भो, फिर कहता है तुंदिलो अहम, मैं मोटे पेट वाला हूँ। भो अरे मैं मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो, यानी कि मेरी कविता भी सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में इसे धारण कर लो। क्या कहता है? परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहता है, पर अन्नम यानी कि दूसरे का अनाज, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि, हे दुर्बुद्धि इंसान, दूसरे का अनाज प्राप्त करके, यानी कि अगर दूसरे का अनाज मिल जाए, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी कि नहीं, शरीर अर्थात शरीर पर, दयाम कुरु दया करो, यानी कि शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। कहने का भाव ये है कि अगर किसी दूसरे के घर खाने चले जाओ या दूसरे का खाना मिल जाए तो अपने शरीर की तरफ बिल्कुल मत देखो, बहुत ज़्यादा खा जाओ, खूब खा डालो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम यानी कि दूसरे का अनाज या दूसरे का खाना, दुर्लभम यानी कि बहुत मुश्किल होता है। लोके इस दुनिया में, इस दुनिया में दूसरे का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिलता रहता है लेकिन दूसरे का खाना बार बार नहीं मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः अट्टहास करते हैं, यानी कि खिलखिलाकर हंसते हैं। आगे देखते हैं। चारवाक, अब चारवाक कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना तो हमेशा उचित ही होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण लेकर भी, यानी कि उधारी लेकर भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास धन नहीं है तो दूसरे से उधार ले लो, लेकिन खूब बढ़िया खाइए।
तथा कथयति चार्वाक कवि, ये कहता है चार्वाक कवि, क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या कहता है? यावत जीवेत, यावत यानी जब तक, जीवेत जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, यानी कि जब तक जियो तब तक बड़े मजे से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, खूब सारा ऋण ले लो, उधारी लो और आराम से घी पियो। आगे देखते हैं। श्रोतारह, फिर सुनने वाले कहते हैं, नीचे श्रोता कहते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यय अर्पणम कथम। तरहि यानी तो फिर, ऋणस्य यानी कि उस ऋण का जो कि उधार लिया हुआ है, प्रत्यर्पणम यानी कि उसका को उतारना, कथम वो कैसे होगा। यानी कि इस तरह से यदि हम आराम से ऋण लेते रहे और घी खाते रहे तो उस ऋण को उतारेंगे कैसे। फिर चार्वाक कवि कहता है, श्रूयताम सुनो, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता तो सुन लो। अभी आपने सिर्फ मेरी कविता की एक लाइन सुनी है, अभी कविता बची है, पूरी सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, यानी कि घी पीकर मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, उस ऋण को उतार देता है इंसान। यानी कि जो घी खाता है और मेहनत करता है घी खा के, वो उस ऋण को यानी कि उस उधार को वापस भी उतार सकता है। आगे देखते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित होकर, एक बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, जल्दी ही तुरंत ही एक कविता की रचना करता है, तुरंत एक कविता की रचना कर देता है। हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसता हुआ सुना रहा है। कैसे, क्या बता रहा है? बालक कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव, जो गजधर नाम का कवि है, और तुंदिलम, और जो मोटे पेट वाला है, भोज्य लोलुपम, जो भोजन करने का आदि है, यानी कि भोजन के ऊपर बिल्कुल मरता है, और कालांतकम, और कालांतक जो कवि है, तथा वैद्यम चार्वाकम, और वैद्य और चार्वाक, च नमाम्यहम, मैं इन सभी को नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, कविता सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा ऐसे करके वो हंसता है। अन्य चापी, और भी हसंती हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी फिर अपने घर चले जाते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ऊपरी यानी कि ऊपर, नीचे ही नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चई ही जोर से, अलम यानी बस, बस करो, पुनः बार बार, एकदा एक बार। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से, ये मंजूषा है, इसमें से अव्यय पद चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान देखते हैं। वृक्षस्य डैश खगाः वसन्ति, वृक्ष के डैश में पक्षी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऊपरी, यानी कि वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। डैश विवादेन, विवाद, विवाद का मतलब होता है झगड़ा। डैश झगड़ा, कि क्या करना है? अलम, यानी कि बस करो झगड़ा, झगड़ा अब बंद करो। वर्षा काले गृहात डैश मागच्छ,
बारिश के समय घर से डैश मत जाओ। कहाँ नहीं जाना है? बाहर नहीं जाना है, तो क्या कहेंगे? बहिः मा गच्छ, बाहर मत जाओ। मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के यानी कि स्टेज के डैश में श्रोतारः यानी कि सुनने वाले बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? अधः यानी कि नीचे। छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के डैश प्रवेश करते हैं। कहाँ? अंतः यानी कि विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत। जो अशुद्ध पद है वो चुनिए। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ गमन्ति जो है अशुद्ध पद है। क्या है? गमन्ति। क्या होना चाहिए? गच्छन्ति होता है, गमन्ति नहीं होता है। आगे चलते हैं। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ गलत पद क्या दिया हुआ है? गजेण। यहाँ गजेण नहीं होता, गजेन होता है। ये ण के स्थान पे न आता है। आगे देखते हैं। लतया, सुप्रिया, रमया, निशया। इसमें गलत पद क्या है? सुप्रिया। यानी कि ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग पद तृतीय विभक्ति एक वचन के दिए गए हैं। लता का तृतीय एक वचन में क्या बनता है? लतया। रमा का रमया, निशा का निशया, और सुप्रिया स्वयं एक नाम है जो कि तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ अलग पद क्या है यानी कि गलत क्या है? माते। माते पद गलत है। कैसे? ये लता शब्द है, ये रमा शब्द है, ये प्रिया शब्द है। ये तीन शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं और ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप दिए गए हैं। क्या बनते हैं? लता, लते, लताः, रमा, रमे, रमाः, प्रिया, प्रिये, प्रियाः। जबकि ये माते जो शब्द है ये मातृ अर्थात ऋकारांत शब्द है और मातृ शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है? माता, माताराऊ, मातारः, यानी कि माताराऊ बनता है, माते नहीं बनता है। आगे देखते हैं। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। ये तीनों सही हैं लेकिन सेवती गलत है। इसके स्थान पे क्या होता है? सेवते होता है, क्योंकि ये आत्मनेपदी धातु है। ये बाकी परस्मैपदी धातु हैं जिनका रूप तीतहंती से चलता है, लेकिन सेव धातु आत्मनेपदी धातु है। इसका रूप सेवती, सेवतः, सेवंती ऐसे नहीं चलता है। तो कैसे चलता है? सेवते, सेवेते, सेवंते ऐसे चलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस नीचे दी गई मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं। प्राप्य, प्राप्य का समानार्थक पद क्या दिया गया है? प्राप्य यानी कि प्राप्त करके, तो इसका समानार्थक शब्द क्या है? लब्ध हुआ। दोनों का मतलब होता है प्राप्त करके। कुशलाः, किसी काम में कुशल, तो इसका समानार्थक पद क्या है? दक्षाः। हर्षस्य यानी कि खुशी का, तो हर्षस्य का क्या है? प्रसन्नतायाः। देहस्य, देह क्या होता है? शरीर होता है, तो देहस्य यानी कि देह का, यानी कि शरीरस्य, शरीर का। वैद्यम, वैद्य क्या होता है? डॉक्टर होता है, तो वैद्यम का समानार्थक पद क्या है? चिकित्सकम यानी डॉक्टर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर यानी कि स्टेज के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? कितने बाल कवि थे? 4। चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन है जो कोलाहल कर रहे हैं यानी शोर कर रहे हैं? कौन है? श्रोतारः यानी कि सुनने वाले। गजधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसके उद्देश्य से काव्य की प्रस्तुति करता है, यानी कि किस चीज के ऊपर कविता सुनाता है? वैद्यम, वैद्य के ऊपर।
तुंदिलः इनकी मोटे पेट वाला, कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, किसके ऊपर हाथ घुमाता है, तुंदस्य यानी कि अपनी तोंद के ऊपर, अपने मोटे पेट के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं, क्या होता है, शरीराणी शरीर होते हैं, शरीर में संसार में बार बार क्या चीज होती है जो बार बार होती है, इन्हीं के शरीराणी, ये शरीर बार बार मिलता है। किम कृत्वा घृतम पीवेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम यानी कि ऋण लेकर घी पीना चाहिए, ऐसा पाठ में आया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, मंजूषा से पद चुनकर इस कहानी की पूर्ति करनी है। तो कहानी क्या है देखते हैं। पुरा एकस्य निरपस्य, प्राचीन काल में यानी कि बहुत पुराने समय में एक राजा का एक डैश वानर आसीत, एक बंदर था। क्या था, प्रिय, एक प्रिय वानर था। एकदा निरपः डैश आसीत, एक बार राजा क्या था, सुप्त आसीत यानी कि सोया हुआ था। वानरः डैश तम अभिजयत, बंदर डैश से उसको हवा कर रहा था। किससे हवा कर रहा था, व्यजनीन यानी कि पंखे से, हाथ में लेके पंखे से जो हवा करते हैं। तदैव एका डैश, तभी एक डैश, तस्या नासिकायाम, उसकी नासिका पर, किसकी, राजा की नासिका पर, क्या, मक्षिका यानी कि एक मक्खी, उसकी नासिका पर डैश क्या हो गई, उपाविशत यानी कि बैठ गई। यद्यपि वानरः, वैसे तो बंदर, डैश व्यजनीन पंखे से, कैसे, वारम वारम यानी कि बार बार पंखे से, ताम निवारयति स्म, उसको हटा रहा था। तथापि फिर भी, सा पुनः पुनः, वह बार बार, नृपस्य राजा के, डैश उपविशति स्म, डैश बैठ जाती थी। कहाँ बैठ जाती थी, नासिकायामेव, नाक पर बैठ जाती थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए, हंतुम यानी मारने के लिए, डैश प्रहार अकरोत, डैश से प्रहार किया यानी कि खड़गेन, तलवार से क्या किया, प्रहार कर दिया, वार कर दिया। मक्षिका तो डीय, मक्खी तो उड़कर डैश गता, चली गई, तो क्या, दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण, लेकिन तलवार के वार से, नृपस्य नासिका यानी कि राजा की नाक, डैश भवत, डैश हो गई, क्या हो गई, छिन्ना भवत, कट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, मूर्ख जनै ही सह, मूर्ख लोगों के साथ, डैश न उचिता, उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है, मित्रता यानी कि दोस्ती अच्छी नहीं होती। जिस प्रकार राजा ने मूर्ख बंदर से दोस्ती की थी तो उसका फल उसको नाक कटवा कर भुगतना पड़ा। इसी तरह से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख मित्रों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मिलान कीजिए। ये जो पद दिए गए हैं ये एक दूसरे के साथ सही नहीं है, सही करके लिखनी है। अधः का मतलब होता है नीचे, और इसके साथ इसका विपरीत पद क्या होगा, एक साथ इस साइड में इसके उत्तर देखते हैं। अधः का विपरीत ऊपरी, नीचे इसका विपरीत ऊपर। अंतः यानी कि अंदर, इसका विपरीतार्थ क्या होगा, बहिः। दुर्बुद्धे विपरीत क्या होगा, सुबुद्धे। उच्चैः यानी कि जोर से, विपरीत क्या होगा, नीचैः, धीरे से। दुर्लभम यानी कि जो बहुत मुश्किल से मिलता है। सुलभम यानी कि जो बड़ी आसानी से मिल जाए। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।